सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है आई होप। इस पूरे फेज को आप लोग अच्छी तरह मेहनत करते हुए यूटिलाइज कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं 27 में के डेली जीके डोज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज और एक्सप्लेनेशन भी लाऊंगा मैं आपके लिए। फ्रेंड्स, आज दिन में हिस्ट्री का पार्ट फोर ही हो गया ना। हाँ, पार्ट फोर्थ आ जाएगा जिसमें आज हम लोग कॉर्नवालिस की बात करेंगे। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग वाला पार्ट खत्म हो गया, कॉर्नवालिस की बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 3 पार्ट्स आ चुके हैं, सारे पार्ट कंटिन्यूसली देखो आप, और फिर आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चन से। आपको दिखाई देगा कि हाँ, आप तो सवाल बन रहे हैं आराम से हिस्ट्री के। ठीक है, तो कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिए, काफी फायदा पहुंचेगा। काफी ऑप्टिमम तरीके से मैं कंटेंट लाया हूं आपके लिए, वरना हिस्ट्री में मटेरियल लाना बड़ा मुश्किल होता है। इन द सेंस, कितना पढ़े, कम पढ़े, ज्यादा पढ़े, तो उस ऑप्टिमम लेवल को पहुंचना मुश्किल होता है। मैंने कोशिश करी है। सीरीज फॉलो करिएगा। फोर्थ पार्ट कौन सा फोर्थ पार्ट ना, हाँ, कॉर्नवालिस का आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। एक अपडेट था फ्रेंड्स, कल जैसे कि हमको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया बलबीर सिंह दोसांझ या फिर बलबीर सिंह सीनियर जी अब नहीं रहे हमारे बीच में। ही वॉज द पार्ट ऑफ 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक विनिंग हॉकी टीम्स। तो एक इनपुट था जो हमारे सब्सक्राइबर गौरव राज जी जो उन्होंने दिया था, उनकी ऑटोबायोग्राफी गोल्डन हैट्रिक, द गोल्डन हैट्रिक नाम से उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये नाम भी ध्यान रखना पड़ेगा। 1977 में रिलीज हुई थी। ठीक, तो मुझे लगता है ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गोल्डन हैट्रिक किताब का नाम, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बलबीर सिंह सीनियर जी। तो थैंक यू गौरव, और बाकी सब्सक्राइबर्स भी, जो भी इनपुट्स आपके एक्स्ट्रा होते हैं। भाई, जीके में किसी एक का फोर्टे तो होता नहीं, ये तो गिव एंड टेक है। अब जितना इनपुट आप लोग भी दे पाओ, बस चैनल अपना ही है, शेयर करते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, वही रिक्वेस्ट, लाइक कर देना, कमेंट जरूर करा करो फ्रेंड्स। आपके कमेंट बड़ा मोटिवेशन देते हैं, अच्छा बुरा जो भी हो, मोस्ट वेलकम। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहला सवाल देखते हैं। इनिशियल 2-3 सवाल मैं पीआईबी से लाया हूं क्योंकि कुछ स्कीमों की बातें आगे बढ़ी हैं। तो वो पीआईबी से देखेंगे और फिर हम कुछ न्यूज़पेपर वगैरह, हर खबर हर सोर्सेज से लाए हैं। ठीक है, चलो पहला सवाल देख लो। एक योजना या स्कीम का नाम जो पहले भी सुना होगा आपने, जो आत्मनिर्भर वाली बातें चल रही थी सारी, उसी के अकॉर्डिंग एक स्कीम अनाउंस हुई थी फिशरी वाली फील्ड में। तो उसके बारे में अपडेट है, उसकी लॉन्चिंग की बात यहां पे हुई है, तो देख लीजिए। तो क्वेश्चन देखिए पहले। एज पर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य मतलब मछली, तो पीएमएमएसवाई जो ये योजना है, व्हाट इज द टारगेटेड एनुअल ग्रोथ रेट इन फिश प्रोडक्शन। ये जो स्कीम्स होती हैं फ्रेंड्स, इनके जो एग्जैक्ट टारगेट्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि स्कीम किसके बारे में है, इसके ऑफिशियल टारगेट्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। इससे सिस्टमेटिकली याद रखना पड़ता है। तो ये जो मत्स्य वाली स्कीम है, मछली वाली स्कीम, फिशरी वाली स्कीम है, इसके एक टारगेट में एक ग्रोथ रेट एनुअल दिया गया है। वो कितना है आपको बताना है फिश प्रोडक्शन में। एंड द आंसर इज 9% का एनुअल टारगेट की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, अब वो खबर में दिखा दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है फ्रेंड्स। एक सेकंड दे दीजिए मुझे। हाँ, ये रहा, ये रही खबर। ठीक है फ्रेंड्स, पहले ये पीआईबी से खबर है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। मिनिस्ट्री वाइज खबर होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग वाली जो मिनिस्ट्री है, जिसके मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी हैं, उस मिनिस्ट्री में आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। सजेस्ट करूंगा कि इसके नोट्स बना लेना आज, क्योंकि इस आर्टिकल में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। सारी तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, बट इंपॉर्टेंट वाली बता दूंगा। बट प्लीज नोट्स बना लो, तो आपके लिए टॉपिक हर समय के लिए तैयार हो जाता है। और ये क्योंकि लेटेस्ट इसी साल की स्कीम है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब काम की बातें क्या है वो देख लीजिए। इधर से मैं शुरू कर रहा हूं। पहले तो आप देख लीजिए, बीच में गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं, ये मिनिस्टर हैं, तो ये पूरा लॉन्चिंग का फंक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका पर्पस क्या है? टू इनहैंस द फिश प्रोडक्शन। अभी कितना है फ्रेंड्स, 2018 और 19 में 137 लाख मेट्रिक टन। तो अभी का स्टेटस ये है, और इसको 2024-25 तक कितना बढ़ा के करना है? 220 लाख मेट्रिक टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पूरी कहानी से जो एनुअल ग्रोथ रेट निकल के आता है, वो आता है 9% का। सो द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 9% का रखा जाएगा। ठीक है, ये कहा गिरिराज सिंह जी ने। बाकी इट विल डबल द एक्सपोर्ट अर्निंग्स। कितना हो जाएगा? 1 लाख करोड़ हो जाएगा इसमें। और 55 लैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा फिशरी सेक्टर में ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसमें आप देख सकते हैं स्कीम का नाम। इस स्कीम के नाम में फिशरी वाली फील्ड को बोलते क्या है फ्रेंड्स? ब्लू रेवोल्यूशन। तो ये स्कीम ब्लू रेवोल्यूशन लाएगी कैसे? ये 2 वर्ड मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले।
सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया। सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब फ्रेंड बड़ा सिंपल है। अगर मैं गया, ऐसा नहीं कि सारी मछली एक साथ पकड़ ली, कुछ छोटी होती है जिनको बड़े होने का इंतजार करना पड़ता है। एक रिस्पॉन्सिबल, एक एक ग्रेडेड तरीके से होना चाहिए ताकि एकदम से लोड ना आए वाटर रिसोर्सेज पर, ठीक है, ताकि सस्टेनेबल काम भी हो पाए। तो ये दो कीवर्ड्स अगर आपने इस्तेमाल कर लिया अपने आंसर्स में, अपने ऐसे में, तो बस आपके नंबर ही नंबर आने वाले हैं, ठीक है। बाकी इसका शेयर आप जानते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट 20,050 करोड़ रुपीस के आसपास है, जिसमें सेंट्रल शेयर कितना होगा 9,407 करोड़, स्टेट का शेयर कितना होगा 4,880 करोड़ और बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन होगा लगभग 5,763 करोड़ रुपीस। ये अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हैं। इट विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर 5 years, 2021 फाइनेंशियल ईयर से 2024-25 तक इन ऑल दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये मेन बात है। बाकी इसके सारे टर्म आप पढ़ सकते हैं। क्या है जिस्ट या थ्रस्ट इस पूरी स्कीम का? फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। मछली निकाल ली, उसको फिर फ्रोजन तरीके से पैकेज करके पूरा एंड पॉइंट तक पहुंचाना पड़ता है, तो इन चीजों का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वैल्यू चेन, वैल्यू चेन पूरा मतलब मछली पकड़ने से लेके एंड प्रोडक्ट तक पहुंचाने तक की बात। स्टैंडर्ड ट्रेसेबिलिटी ऑफ फिशरी सेक्टर। तो देखिए ये कीवर्ड है कैच टू कंज्यूमर, जहां मछली पकड़ी गई और कंज्यूमर तक इस पूरी वैल्यू चेन को इंटीग्रेटेड तरीके से पूरा ये स्कीम बनाई जा रही है। तो ये काफी अच्छी इंटीग्रेटेड स्कीम है, ठीक। बाकी कहानी पढ़ लीजिएगा। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, गवर्नमेंट विल रजिस्टर सागर मित्रास, कितने क्रिएशन ऑफ 3,477 सागर मित्रास इन कोस्टल फिशर विलेजेस, ठीक है। बाकी और भी चीजें आप पढ़ सकते हैं, लैब सेटलमेंट और बहुत कुछ है यहाँ पे। इसलिए मैं सजेशन है आपका, एक एडवाइस है आपके लिए, इसको पढ़ लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काम आएगा आपके लिए। समझ गए? चलो ठीक है। कुछ फैक्ट्स मैंने बता दिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके नोट्स पूरे बना लेना, सही रहेगा आपके लिए। चलो फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लो। और फिर मैं दोबारा पीआईबी पर आऊंगा क्योंकि 2-3 सवाल उसी से दिए हैं मैंने। ये देख लो। Who is the LG Lieutenant Governor of Ladakh? And the answer is आर के माथुर। दो नई यूटीज बनी है फ्रेंड्स, यूनियन टेरिटरीज, एक तो लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी आर के माथुर जी हैं और जम्मू कश्मीर के जीसी मुर्मू जी हैं, जीसी मुर्मू, ठीक है। तो एक्चुअली जो जितेंद्र सिंह जी है, जो पीएमओ में मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात हुई आर के माथुर जी की और डिस्कशन हुआ किस तरह से लद्दाख में कोविड-19 को फाइट करा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। और लद्दाख की तारीफ भी करी मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि काफी लोग ईरान से जब लौटे थे लद्दाख में तो एकदम से काफी केसेस उठे थे वहां पे कोविड-19 के, जिनको कंट्रोल में ला दिया गया है। तो ये पूरा डिस्कशन किया आर के माथुर जी ने, किसके साथ? जितेंद्र सिंह जी के साथ, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कहां पर? पीएमओ में, ठीक है। ये कहानी, तो नाम याद रखिएगा आर के माथुर और जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर के। ये आप मीटिंग देख सकते हैं, जितेंद्र सिंह जी लेफ्ट में बैठे हैं और राइट में आर के माथुर जी। पीआईबी से इमेज लाया था मैं। ये सवाल, और ये हमको दोबारा पीआईबी पर जाना पड़ेगा। तो आज दो मेजर स्कीम थी, एक तो मत्स्य वाली स्कीम और ये वाली स्कीम। सो अंडर द चार धाम प्रोजेक्ट, बॉर्डर रोड, चार धाम प्रोजेक्ट बीआरओ कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ एज पर दिस स्कीम ये मल्टीपल फेजेस में चल रही है। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अचीव करा गया है। एक टाउन के अंदर से एक टनल बनाया गया है। वो टाउन कौन सा आपको बताना है, ठीक है। सो ये चार धाम की एक तरह से हाईवे प्रोजेक्ट है, हाईवे स्कीम है जो बीआरओ इंप्लीमेंट कर रहा है। उसने एक शहर, एक टाउन के अंदर से टनल बना दिया है जो बहुत ट्रैवल टाइम सेव करेगा। वो टाउन कौन सा आपको बताना है, फिर मैं आर्टिकल पे जाऊंगा। चंबा इज द आंसर। हिमाचल प्रदेश में जो चंबा टाउन है उसकी यहां पे बात हो रही है। चलिए मैं आपको आर्टिकल बता दूं, बहुत ही बेहतरीन काम किया है बीआरओ ने यहां पे। ये तो हो गया, इस पे आते हैं, ठीक है। सो ये जो टनल इनॉग्रेट करा है, ये गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया था। अब देख लीजिए। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड एमएसएमई नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड द ब्रेक थ्रू इवेंट ऑफ चंबा टनल। चंबा टनल अंडर कौन सी? चार धाम परियोजना, ठीक है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब यहां पे वो क्या, पहले आप देख लो। बीआरओ इंप्लीमेंट कर रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे क्या करा गया है, दे हैव डग्ड अप अ 440 मीटर लॉन्ग, 440 मीटर लंबा टनल बिलो द बिजी चंबा टाउन। तो चंबा टाउन के अंदर से टनल को बनाया गया है, 440 मीटर लॉन्ग। और ये कहां पड़ता है? ऋषिकेश धरासू रोड हाईवे, जो कि NH94 है।
ठीक है। और ये बिफोर टाइम कंप्लीट करा गया। इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क क्योंकि वहां का सॉइल स्टेटा वीक था, कंटिन्यूस वाटर सीपेज होता था, हैवी बिल्डअप एरिया, और इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद कोविड 19 का लॉकडाउन भी था, हाउस की सिंकिंग की चांसेस थी, लैंड एक्विजिशन के इश्यूज थे, सबको ओवरकम करते हुए बीआरओ ने चंबा टनल को बना दिया। ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा वो देख लीजिए। फायदा ये होगा, opening of this tunnel will ease congestion through the Chamba town and travel distance 1 किलोमीटर से कम होगा और ट्रैवल टाइम पहले 30 मिनट लगते थे, अब लगभग 10 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है। और बिफोर टाइम करा गया है। और जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, इंपॉर्टेंट नाम है, उन्होंने इनॉग्रेशन करवाया था। अब पूरी स्कीम के बारे में एक दो बातें बता रहा हूं, डिटेल पे पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चार धाम प्रोजेक्ट जिसकी कीमत कॉस्टिंग अराउंड 12,000 करोड़ होगी, अप्रोक्सीमेटली 889 किलोमीटर की लेंथ यहां पे बनाई जाएगी, और जिसमें से नेशनल हाईवे वाला पार्ट 250 किलोमीटर का होगा। तो देख लीजिए, approximate length of 889 kilometer, BRO is constructing 250 kilometer of national highway leading to holy shrine of Gangotri and Badrinath। ठीक है। अब अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट होने की चांसेस हैं। अब इसके मल्टीपल फेजेस होंगे, जिसमें देख लीजिए, एक NH24 का जिसमें 5 प्रोजेक्ट होंगे, ऋषिकेश धरासू वाला। उसके बाद धरासू गंगोत्री हाईवे NH108 वाला, इसमें 2 प्रोजेक्ट होंगे। इसमें जो फेज है वो 22 किलोमीटर का होगा। फिर जोशीमट्टू माना, माना कहां पड़ता है, बद्रीनाथ के थोड़ा आगे, ये NH58 में होगा। NH58 ये देख लीजिए 32 किलोमीटर का ये पैच होगा। तो ये मल्टीपल है। इसमें बस आप इतना याद कर लो फ्रेंड्स, एक तो स्कीम का नाम पता होना चाहिए आपको, और दूसरा बीआरओ कर रहा है, उनके डीजी का नाम पता होना चाहिए, और ये तीन के नेशनल हाईवे के नंबर पता होने चाहिए। आप जानते हैं यूपीएससी वगैरह में कई बार नेशनल हाईवे के नंबर पूछे हैं उसने, तो ये चीज मुझे लगता है आपको याद होनी चाहिए। बाकी डिटेल में आपको पढ़ाना है तो उसको पढ़ लीजिएगा, पीआईबी पर मिल जाएगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के सेक्शन में। बाकी आप फोटो देख सकते हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी का, और ये इनॉग्रेशन हो रहा है। ठीक। जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी है, जो डीजी हैं, वो इनॉग्रेट कर रहे हैं। क्लियर। चलो ये बात थी। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़े दो लंबे क्वेश्चन टाइप के थे, बाकी अब थोड़े छोटे ही रहेंगे। कैन यू सी, ये मैं सेकंड अपना पेन चालू कर लूं पहले। हाँ जी। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में चंबा की, यहां पे हम बात कर रहे थे, चंबा टाउन से जो टनल निकाला है लोकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, इट हैज एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट विद NBPCL। NBPCL मतलब नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। किस बारे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पीएफसी विल फंड प्रोजेक्ट्स वर्थ 22,000 करोड़ फॉर 225 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन विच स्टेट, ये आपको बताना है। सो पीएफसी और NBPCL मतलब नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें पीएफसी काफी पैसे देगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए, लगभग 225 मेगावाट्स के लिए। आपको यह बताना है कि ये किस स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एमपी गवर्नमेंट, और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। देखिए किस तरह से प्रोजेक्ट बनना शुरू होते हैं इसमें। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो सीएमडी है पीएफसी के, उनका नाम ध्यान रखिएगा, राजीव शर्मा। राजीव शर्मा इज द सीएमडी ऑफ पीएफसी। और जो नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड है, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका नाम है केसरी जी, केसरी, आईसीपी ऐसा कुछ नाम है, मतलब आप केसरी उनका सरनेम याद रख लिए, मिस्टर केसरी। ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। बाकी प्रोजेक्ट का साइनिंग किस स्टेट के काम करने के लिए हुआ है, वो कई बार पूछता है एग्जामिनेशंस में, तो ये एमपी के लिए हुआ है, ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, पीएलए का नाम बहुत सुन रहे हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। आपको बताना है किस देश की आर्मी को पीएलए बोलते हैं। आंसर मुझे लगता है कई लोग जानते होंगे, चाइना इज द आंसर। थोड़ा क्रिटिकल इश्यू चल रहा है, आप जानते हैं कि काफी जगह चाइनीज बॉर्डर पे वो लोग हमारे आर्म फोर्सेस का पेट्रोलिंग को हैम्पर कर रहे हैं, उल्टा एलिगेशन गलत से और लगा रहे हैं, तो सिचुएशन थोड़ी शायद सीरियस होने की चांसेस हैं। अब यहां पे दो बात समझ लीजिए, एक शेकतकर कमेटी थी फ्रेंड्स, आप डिफेंस की फील्ड में जानते हैं ना, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे मीटिंग हुई है, हाई लेवल मीटिंग। उसी मीटिंग में ये इशू भी डिस्कस हुआ है कि चाइना बॉर्डर वाले इशू को डील कैसे करना है। इस मीटिंग में काफी लोग बैठे थे, एनएसए बैठे थे, फिर सीडीएस, तीनों फोर्सेस के चीफ बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कन्वीन करी थी मीटिंग।
तो वैसे शेखर कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर मीटिंग हुई थी, पर यह बात भी डिस्कस करी है, ऐसा कई सोर्सेज और न्यूज़पेपर बोल रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, पीएलए को चाइना के जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन्होंने भी बोला है कि प्लीज बी रेडी फॉर द वर्स्ट सिनारियोज, वॉर प्रिपेयर्डनेस के लिए बोला गया है। अब आई जस्ट, पता नहीं चाइना की क्या खेल है, बिकॉज ऐसे इशू काफी टाइम से हुए नहीं थे, पता नहीं एकदम से क्यों हो रहे हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर। इस देश पे मुझे कुछ खास, चाइना पे खास भरोसा तो रहता नहीं है। ये लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं इस क्रिटिकल टाइम पे, जहां पे उनकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, नेपाल को भी इशू रेस करवा रहे हैं, गॉड नोस। बट इस इशू पे हमको फॉलो अप करना पड़ेगा। जैसी कुछ खबरें आती रहेंगी मैं बताता रहूंगा आपको, ठीक है। चलिए, दो खबरें वैक्सीन ट्रायल के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे बताइए, सॉलिडेरिटी ट्रायल, ये जो वैक्सीन ट्रायल है, ग्लोबल वैक्सीन ट्रायल, इसे कौन कंडक्ट कर रहा है? कंडक्ट भैया तो ऑर्गेनाइजेशन करती है या प्राइवेट कंपनीज भी करती है। तो सॉलिडेरिटी ट्रायल, इट रिफर्स टू अ ग्लोबल वैक्सीन ट्रायल विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय हुम, ये आपको बताना है। आंसर इज डब्ल्यूएचओ। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल कर रहा है उसी का नाम है सॉलिडेरिटी ट्रायल। अब एक ध्यान रखिएगा, खबर है इससे जुड़ी हुई, बता दूं, पहले बैकग्राउंड समझिए। द हिंदी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, उसी का एक हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं। सो इस ये जो सॉलिडेरिटी ट्रायल है, ये क्या है एक्चुअली, उसका फैक्चुअल जानकारी देखो, फिर मैं खबर पे आता हूं, ठीक है। सो हाइड्रोक्स, पहले ये बता रहा हूं आपको, ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वॉज वन ऑफ द 4 ड्रग्स कॉम्बिनेशन विच आर बीइंग टेस्टेड इन अ ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल, जिसका नाम है सॉलिडेरिटी ट्रायल। जो कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? डब्ल्यूएचओ। कोऑर्डिनेट वर्ड शायद बेटर रहेगा यहां पे। अब देखिए, 400 hospitals in 35 countries would be comparing the benefits to COVID-19 patients from taking either, अब देखिए 4 कॉम्बिनेशन जो यहां पे ट्राई करे जा रहे हैं लगभग 35 कंट्रीज में, 400 हॉस्पिटल्स में। कॉम्बिनेशंस के नाम देख लीजिए। रेमडेसिविर पहला, दूसरा कुछ इंडिपेंडेंट वैक्सीन है, कुछ कॉम्बिनेशंस वाली हैं। दूसरा है लोपिनाविर, रिटोनाविर विद इंटरफेरॉन बीटा 1A, ठीक है, ये दूसरा है। उसके बाद, नहीं एक सेकेंड, ये दूसरा तो ये रहा लोपिनाविर और रिटोनाविर। उसके बाद भी लोपिनाविर और रिटोनाविर है, बट कॉम्बिनेशन विद इंटरफेरॉन बीटा 1 है। और आखिरी वाला क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक। तो पहला समझ गए, रेमडेसिविर। दूसरा है लोपिनाविर विद रिटोनाविर। दूसरा भी ये था, तीसरा भी इसको साथ है, पर किसका यूज कर रहे हैं इसको? इंटरफेरॉन विद बीटा 1 है, ठीक है। और चौथा है हमारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। का नाम ध्यान रख लेना, सॉरी, थोड़ा एक तरह के नाम होने से मैं थोड़ा उसमें हो गया। तो पहला ये हो गया रेमडेसिविर, दूसरा लोपिनाविर और रिटोनाविर, तीसरा भी यही है बट इंटरफेरॉन बीटा 1 का यूज करोगे। चौथा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। फ्रेंड्स, ये नाम इंपॉर्टेंट, आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार मेमोराइज करके, बिना सोर्स को हटा के एक बार अपने हाथ से आंसर लिख के देख लो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे इनको चूज जो कह रहा है वो देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। They are all drugs for other diseases but have shown varying degrees of promise in blunting COVID-19 infection. तो कुछ एंटी मलेरिया, एंटी एचआईवी, ये सब ड्रग्स हैं, अलग बीमारियों की हैं, बट कोविड 19 में थोड़ा इन्होंने फर्क दिखाया, मतलब इम्पैक्ट दिखाया है कम करने में, इसलिए इनको यूज करा जा रहा है। अब यहाँ पे खबर ये है, इसमें से जो HCQ है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसके ट्रायल पे थोड़ा देर रोक लगाई गई है, मोराटोरियम लगाया गया है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि HCQ से फायदा तो होता नहीं है, नुकसान और हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, इसलिए थोड़ा बैन लगाया गया है इसके ट्रायल पे अभी। पर अब यहां पे सवाल है कि इंडिया में तो इसको यूज करा जा रहा है, किसके लिए यूज करा जा रहा है? जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमारे, जो एसिम्टोमेटिक है, उनके लिए यूज करा जा रहा है, सबके लिए अभी भी रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब सवाल यह है कि जब डब्ल्यूएचओ ने इसका ट्रायल बंद किया है, तो क्या हमको भी यूज बंद करना पड़ेगा? उस पे खबर बनती है। किसका फोटो है फ्रेंड, बताएंगे? इनका क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं, हु इज शी? सौम्या स्वामीनाथन। शी इज द चीफ साइंटिस्ट एट डब्ल्यूएचओ। समझ गए आप? अब इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि भाई डब्ल्यूएचओ ने मोरेटोरियम लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया भी इसका यूज बंद करे। इंडिया इसको प्रिवेंटिव तरीके से यूज कर रहा है, फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो एसिम्टोमेटिक है उनके लिए वो प्रिवेंटिव ट्रायल या यूज चल सकता है। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया इस बात को। सौम्या स्वामीनाथन, चीफ साइंटिस्ट है डब्ल्यूएचओ में। समझ गए? तो ये क्लैरिफिकेशन था जो बताना था आपको। बाकी एक टर्म और फ्रेंड्स, आप इन ट्रायल्स वाले आर्टिकल्स में एक वर्ड सुनते होंगे, आरसीटी, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स। रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, इसका मतलब यह होता है जब भी कोई ड्रग ट्राई करी जाती है, ऑब्जर्व करने वाले डॉक्टर के दिमाग में बायस ना है, तो पता है क्या होता है? ग्रुप में बांटा जाता है। एक ग्रुप को ड्रग दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है, दूसरे को नहीं दी जाती। और जो डॉक्टर देखता है कि भाई फायदा हो रहा है नहीं, उसको यह नहीं पता होता
कि किसको दी गई किसको नहीं दी गई, वरना वो ऑब्जर्वेशन में बायस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल, सॉरी क्लिनिकल ट्रायल्स, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल। रैंडम होता है, डॉक्टर को नहीं पता होता किसको दिया गया किसको नहीं दिया, ताकि रिजल्ट्स एफिशिएंटली और बिना किसी ऑब्जर्वेशनल बायस के आ सके। तो ये वर्ड इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। ओके, एक और क्वेश्चन इन्हीं ट्रायल के ऊपर, पर सही में यार इन वैक्सीन के नाम याद करने में ना बिल्कुल जान निकल जाती है, क्योंकि बड़े ही कंफ्यूजिंग से और सिमिलर से नाम होते हैं। खैर कर लेंगे याद। फेद, फेद वैक्सीन, ये एक और ट्रायल शुरू हुआ है इंडिया में। इसे कौन करवा रहा है? एंड द आंसर इज ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये जो फार्मा कंपनी, काफी बड़ी फार्मा कंपनी है, वो इंडिया में ट्रायल करवा रहे हैं। अब देखिए, ये आर्टिकल द हिंदू के इकोनॉमी वाले पेज से मैं बता रहा हूं आपको, यहां देख लीजिए। तो सबसे पहले बस इसमें पूरा डिटेल नहीं पढ़ना, आपको थोड़ा बेसिक्स पढ़ना है। विद द नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स राइजिंग इन इंडिया, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स हैज अनाउंस्ड अ न्यू रैंडमाइज्ड ओपन लेबल स्टडी टू टेस्ट द कंबाइंड एफिकेसी ऑफ 2 एंटीवायरल ड्रग्स। फिर हाजिर है आपके लिए वैक्सीन के नाम, फाविपीरावीर एंड यूमीफेनोवीर। ठीक है, एज अ पोटेंशियल कोविड-19 ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी। तो ड्रग्स के नाम, फार्मास्यूटिकल के नाम, कंपनी जो ग्लेनमार्क है उसका नाम, और फेद ट्रायल का नाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बाकी कितना डोज दे रहे हैं वो सब नहीं पूछेगा आपसे। अब ध्यान रखिए, फेद नाम क्यों पड़ा है? एफ ए मतलब फाविपीरावीर प्लस ये जो दूसरी ड्रग है, ये जो अपने यहां पे नाम पड़ा था यूमीफेनोवीर, यूमीफेनोवीर से उन्होंने आई ले लिया। एंड टीएच का मतलब क्या है? ट्रायल इन इंडियन हॉस्पिटल सेटिंग। तो फाविपीरावीर प्लस यूमीफेनोवीर, ट्रायल इन इंडियन हॉस्पिटल सेटिंग्स। और ट्रायल किसका हो रहा है? एफिकेसी एंड सेफ्टी, मतलब कितना एफिशिएंट है और सेफ है या नहीं, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये फेथ का फुल फॉर्म है। ये एक्रोनिम जो बनाया गया, कैसे बनाया गया मैं बता दूं आपको। कुछ का मिडिल वर्ड, जैसे यूमीफेनोवीर का मिडिल वर्ड लिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। और ग्लेनमार्क का नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो दो ट्रायल हो गए फ्रेंड्स। एक तो ये दो के नाम क्लियर हो गए, कौन से नाम थे हमारे? फाविपीरावीर और यूमीफेनोवीर। और चार नाम ये आपको 6 नाम आज याद करना है, याद कर लो, एग्जाम में आ सकता है। ओके, चलो दो तीन सवाल और। बेव क्यू, ये एक मोबाइल ऐप है फ्रेंड्स, इसे बहुत जल्दी यूज में लाया जाने वाला है। किस स्टेट में? आपको आंसर बताना है। केरला इज द आंसर। ये एक ऑनलाइन टोकन जनरेटिंग ऐप है लिकर सेल के लिए, क्योंकि एकदम से दुकानों पे भीड़ ना लग जाए, इसलिए ऑनलाइन टोकन जनरेशन ऐप है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करी जा सके। तो उस ऐप को डेवलप करा था केरला में एक स्टार्टअप कंपनी ने, और इसको फिर गूगल के पास भेजा गया ताकि उसको अप्रूव कर दे। गूगल ने अप्रूव कर दिया है, तो बहुत जल्दी ये प्ले स्टोर में आ जाएगी डाउनलोड करने के लिए केरला के लिए। बस ये मतलब है इसका। तो उतना नहीं पूछेंगे, बट ये पूछेगा कि बेव क्यू। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, बेव से मतलब शायद बेवरेज होता होगा, मैंने इसका देखा नहीं, फुल फॉर्म कहीं दिया नहीं हुआ था। एनीवेज, केरला का नाम और बेव क्यू का नाम पता होना चाहिए आपको, इतना काफी है। ठीक है, जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया स्टार्टअप कंपनी, उस पर एलिगेशन भी अपोजिशन ने लगा दिए कि एक इनएक्सपीरियंस कंपनी को दे दिया गया है, जो किसी पहचान वाले, मतलब ऐसा कुछ एलिगेशन लगे रहते हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टेट का नाम इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है फ्रेंड्स। बग बाउंटी प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? बग बाउंटी प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर होगा जो किसी ने बनाया होगा। जैसे मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेफ है, और उसकी सेफ्टी के लिए प्रोग्राम में कर सकता हूं जिसका नाम होगा बग बाउंटी प्रोग्राम, कि आप मेरे इस ऐप या सॉफ्टवेयर में गलती निकाल दो तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप अवार्ड जीत जाओगे। ठीक, तो एक तरह का चैलेंजिंग प्रोग्राम होता है ये बग बाउंटी प्रोग्राम। इसको इंडिया ने लॉन्च किया है आरोग्य सेतु के लिए। ठीक है, खबर देखिए पहले, न्यूज ऑन एआईआर ऑल इंडिया रेडियो से खबर है ये। आरोग्य सेतु ऐप को ओपन सोर्स बना दिया गया है। इसका मतलब इसका जो सोर्स है इसको पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया गया है, ताकि रीजन क्या दिया गया है, जितने भी प्रोमिनेंट टेक्निकल लोग हैं वो और कंट्रीब्यूट कर पाए, इसको टेस्ट कर पाए कि और इसको और बेटर बनाया जा सके। ठीक है, सो आरोग्य सेतु ऐप विच इज इंडिया कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड सिंड्रोमिक, मतलब जो भी सिम्टम मैपिंग है या जो जितना भी फैल रहा है कोविड-19 उसको ट्रैक करने के लिए, मैप करने के लिए, एंड सेल्फ असेसमेंट मोबाइल ऐप इज नाउ ओपन सोर्स। ठीक है, मतलब इसका सोर्स पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दिया गया है। ठीक, बाकी ये अनाउंस किया नीति आयोग के जो सीईओ है अमिताभ कांत जी ने, उन्होंने बोला था, और उन्होंने क्लियरली बोला है कि इसमें पूरा ध्यान रखा गया है सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, हर चीज का। ठीक, अब स्केल भी बहुत बड़ी है फ्रेंड, शायद 11 पॉइंट समथिंग करोड़ डाउनलोड इसके हो चुके हैं, मतलब वही 115 मिलियन, ये 11.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। ये पूरा कहा है उन्होंने, 41 डेज में ही ये 100 मिलियन मार्क पे क्रॉस हो गया था। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से यहां पे,
इसी में एक प्रोग्राम लॉन्च करा गया है, इसी चीज के अंदर, जो इस खबर में बताया नहीं है बट मैं न्यूज़पेपर में देखा था। बग बाउंटी प्रोग्राम, मतलब सरकार ने यह बोला है कोई भी इंसान अगर कोई शॉर्टकमिंग इस ऐप की निकाल देता है तो फिर उसे 3 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर कोई इंसान इसमें इंप्रूवमेंट सजेस्ट करता है उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये मैं अवार्ड पढ़ रहा था उसमें। तो बेसिकली पर्पस वी शुड सी इट पॉजिटिवली, हमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए, इंप्रूवमेंट सजेस्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। एंड बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इसको ओपन, भाई बहुत एलिगेशन लग रहे थे कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो सरकार ने ओपन कर दिया इसको कि भाई कमी है तो बता दो। तो मुझे पर्सनली लगता है कि वी शुड ट्रस्ट द इंटेंशन कि हमारा डेटा सिक्योर है और हमारे फायदे के लिए आपको डाउनलोड करा गया है, बनाया गया है, ठीक है। चलिए, बाकी ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया इसे कोड डिजाइन में, ऐसा अमिताभ कांत जी ने बोला है, ठीक है। तो नथिंग टू वरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हांगकांग पे बहुत इशू चल रहा है फ्रेंड्स। चाइना बीजिंग में सिक्योरिटी लॉ आने वाली है हांगकांग के ऊपर, और हांगकांग में काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रो डेमोक्रेसी वाले ग्रुप जो है। तो आपको बताना है हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग, एंड द आंसर इज कैरी लैम। फोटो आप देख सकते हैं उनका। इन्होंने एक बात बोली है कि इन्होंने जो लोगों को समझाया है कि चाइना जो सिक्योरिटी लॉ पास कर रहा है ना, ये हांगकांग के नुकसान के लिए नहीं, फायदे के लिए, ठीक है। तो ये शी इज ट्राइंग टू डिफेंड चाइना और कोशिश कर रही है कि ये प्रोटेस्ट कम हो जाए, बंद हो जाए। तो उन्होंने बोला है कि चाइना का इंटेंशन बुरा नहीं है, हांगकांग के फायदे के लिए ही सिक्योरिटी लॉ लाई गई है। तो वैसे मेरा पर्सनली मानना है कि इनके बोलने से लोग मानने तो नहीं वाले, क्योंकि जनता तो प्रोटेस्ट कर रही है। तो आई डोंट थिंक कि इनकी बातें मानी जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला तो है। खैर देखते हैं क्या होता है। चलिए 10 सवाल खत्म होते हैं फ्रेंड्स। एक खबर और थी, वो इसमें हाँ बता दूं मैं आपको, आधा मिनट और दे दो, इंपॉर्टेंट खबर है एयरटेल के बारे में। कल एक खबर आई थी ना कि भारतीय एयरटेल के प्रमोटर कंपनी कौन सी है, भारती टेलीकॉम। वो अपना स्टेक सेल करना चाहते हैं, वो सेल हो चुका है, ठीक है। सो भारती टेलीकॉम इज द प्रमोटर फर्म ऑफ भारती एयरटेल। उन्होंने अपना 2.75% स्टेक को सेल कर दिया है। 8,433 करोड़ रुपीस आ गए हैं, जिससे वो अपना ड्यू क्लियर करेंगे, ताकि प्रमोटर ड्यू भारतीय एयरटेल में जीरो हो जाए। समझ गए फ्रेंड्स। तो ये इंप्लीमेंट हो चुका है जिसकी हम कल बात कर रहे थे। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 क्वेश्चन एंड ऑल द इंफॉर्मेशन। कंटेंट पसंद है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये भारतीय एयरटेल की खबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।